I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub, and in this video we are going to discuss about citizenship. This is chapter 6 of Indian Polity. इंडियन पॉलिटी का ये छठा चैप्टर है, ठीक है। इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ हमने शुरू की है एंड जल्दी ही ख़त्म करेंगे इसको। और ये लक्ष्मीकांत की किताब से मैंने रेफरेंस लिया है, ठीक है, एम लक्ष्मीकांत, ठीक है। तो ये अगर किसी ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की है तो मैं बता दूं कि इससे बेस्ट बुक नहीं है पॉलिटी के ऊपर कुछ भी। एनसीईआरटीज़ भी आपको पढ़नी है। एनसीईआरटीज़ आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज दे आर फाउंडेशन, बेसिक है वो। बेसिकली इसलिए पढ़ा जाता है ताकि आपको एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है लिखने के तरीके को पता चला पता कर सकते हैं आप एनसीईआरटी पढ़ने के बाद। उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। एनीवे एनसीईआरटीज़ ठीक है, लेकिन अगर आप ओनली अगर लक्ष्मीकांत पे भी डिपेंड करते हैं तब भी आपका प्रीलिम्स के लिए कोई इशू नहीं है। प्रीलिम्स में आपका कोई इशू नहीं होगा, लेकिन अगर मेंस पर्सपेक्टिव से आप पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटीज़ तो बेसिक है, एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा आपको। देन आप स्विच कर सकते हैं इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की किताब पे। एंड ये सीरीज़ का मोटो ये है कि आपको ब्रीफ बट पूरा कंटेंट दिया जाए, ऐसा ना हो कि कुछ छूटे। और मैं एक्सप्लेन करता हूँ और बहुत लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है एंड मैं ट्राई करता हूँ कि सबसे सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन किया जाए। तो काफ़ी अच्छी सीरीज़ है। एंड एक और सीरीज़ है मेरी इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह की। वो पूरी ऑलरेडी कंप्लीट है ये सीरीज़ एंड बहुत सारे लोग इससे बेनिफिट उठा रहे हैं। इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, तो इसको भी ज़रूर देखना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी की तैयारी करते हैं आप या फिर किसी भी सिविल सर्विसेज की, स्टेट की, इनफैक्ट किसी भी स्टेट की अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं एंड नॉट ओनली स्टेट की सिविल सर्विसेज, अगर बैंक पीओ की भी तैयारी कर रहे हैं आप या फिर आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बैंकिंग सेक्शन पढ़ लेना है, फाइनेंशियल मार्केट वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह ये सब पढ़ लेना है। तो सब कुछ है यहाँ पे इस सीरीज़ में, तो बहुत अच्छा ये सीरीज़ है। एनीवे बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सिटीजनशिप का मीनिंग और सिग्निफिकेंस पहला पॉइंट है हमारा। तो यहाँ पे मैंने दो बातें लिखी हैं, सिटीजन्स एंड एलियंस। तो हमारी कंट्री में हमने बेसिकली अपने लोगों को, अपने पॉपुलेशन को कैटेगराइज किया है सिटीजन्स एंड एलियंस में। अब इनके अलग अलग राइट्स हमने दिए हैं। सिटीजन्स को फुल मेंबरशिप दिया गया है इंडियन स्टेट का एंड उनको कहीं ना कहीं निष्ठा रखनी होती है। दे हैव टू ओ देयर एलिजियंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिया इटसेल्फ। तो एलिजियंस का मतलब है निष्ठा रखना, ठीक है। तो उनको ऐसा नहीं है कि मेंबरशिप रखें और कुछ भी भारत के बारे में बोले, कॉन्स्टिट्यूशन की तौहीन करें, तो वो ठीक नहीं है। इसलिए उनको ये बेसिकली शपथ भी दिलाया जाता है। जिनको सिटीजनशिप अगर बाय बर्थ नहीं मिलता है, नेचुरलाइजेशन से मिलता है या फिर रजिस्ट्रेशन से मिलता है, उनको बेसिकली यहाँ पे ओथ दिलाया जाता है। तो मैं बता दूं कि बेसिकली यहाँ पे सिटीजन्स पॉपुलेशन को दो भागों में बांटा गया है, सिटीजन्स एंड एलियंस। सिटीजन्स को फुल मेंबरशिप दिया गया है एंड उनको निष्ठा रखनी है, सच्ची निष्ठा रखनी है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एंड इनको कुछ सिविल और पॉलिटिकल राइट्स दिए गए, ठीक है। अब इनके बारे में धीरे धीरे जानेंगे। एलियंस जो है उनकी भी फर्दर हमने दो कैटेगरी बनाई है। एक तो फ्रेंडली एलियंस हैं और दूसरे हैं इनेमी एलियंस। तो फ्रेंडली एलियंस और इनेमी एलियंस में अंतर ये है कि वैसे देश से एलियन जो आए हैं, फॉरेनर्स जो हमारे यहाँ हैं, वो देश जो मतलब भारत के साथ मित्रता के साथ रहता है और रिलेशनशिप हमारा बहुत अच्छा है। और वैसे एलियंस जो कि मतलब भारत के साथ वैसी कंट्री से आए हुए हैं जिनका रिलेशन भारत के साथ अच्छा नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान, ऐसे एग्जांपल दिया जा सकता है। तो दो कैटेगरी में हमने एलियंस को डिवाइड किया है, एलियंस एंड फ्रेंडली एलियंस एंड इनेमी एलियंस। तो देखिए जो इनेमी एलियंस हैं उनको थोड़ा सा लेसर राइट दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू द फ्रेंडली एलियंस। डेफिनेटली ये ज़रूरी भी है बिकॉज आप सबको एक समान राइट नहीं दे सकते। तो जो इनेमी एलियंस हैं उनको कम राइट दिया गया है। उनको आर्टिकल 22 हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं। आर्टिकल 22 है क्या? इट इज़ बेसिकली प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। मतलब कुछ राइट्स होते हैं इस आर्टिकल 22 में क्लियरली डिफाइन किए गए हैं।
इनफैक्ट जो पुलिस अरेस्ट करती है लोगों को तो एक प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है, और जो डिटेनी होता है उसके भी कुछ राइट होते हैं। बट इस केस में इनेमी एलियंस के केस में ये लागू नहीं होता है, आर्टिकल 22 लागू नहीं होता है। फर्दर जब हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो आर्टिकल 22 भी आएगा एक समय, और हम इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। बेसिकली एक फंडामेंटल राइट है ये, तो आगे की क्लासों में फंडामेंटल राइट अगला ही चैप्टर है, तो उसमें ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए ये जानिए कि आर्टिकल 22 के तहत कुछ राइट होते हैं डिटेनी के भी, एंड कुछ प्रोटोकॉल वेल डिफाइंड हैं कि कैसे अरेस्ट के प्रोसीजर क्या है, ये सब सारी बातें इसमें क्लियर हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राइट्स ऑफ सिटीजन्स। हम अब जानेंगे कि हमारे सिटीजन्स की राइट्स क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले इनको आर्टिकल 15 मिलता है, पूरी तरीके से मिलता है। आर्टिकल 15 है क्या, यहाँ पे कीवर्ड है डिस्क्रिमिनेशन, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो 5 चीज़ें याद रखना, 5 पॉइंट है यहाँ पे, ग्राउंड 5 है और कीवर्ड है डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 15 राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी मैटर में आपके साथ, आप चाहे किसी भी धर्म के हैं, किसी भी रेस के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी सेक्स के हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, चाहे आपका जन्म कहीं भी हुआ है भारत में, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन सरकार नहीं करेगी। ये आर्टिकल 15 इंश्योर करता है, और यही राइट हमारे सिटीजन्स को मिलता भी है। देन नेक्स्ट है आर्टिकल 16 भी हमें मिलता है एज ए सिटीजन। ये क्या है, यहाँ पे कीवर्ड है इक्वालिटी। ठीक है, कीवर्ड है इक्वालिटी, एंड दिस इज बेसिकली राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो 2 कीवर्ड यहाँ पे आप लगा सकते हैं, इक्वालिटी एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे 2 कीवर्ड्स हैं, इक्वालिटी एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो भी सरकारी नियोजन होगा, जो भी सरकारी एम्प्लॉयमेंट होगा, वहाँ पे सबको बराबर तरीके से अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि किसी को कम, किसी को ज़्यादा। तो ये बराबर, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, दिस इज आर्टिकल 16। ये भी हमें एज ए सिटीजन मिलता है। नेक्स्ट है यहाँ पे आर्टिकल 19, जो कि यहाँ पे कीवर्ड है फ्रीडम, और ये बेसिकली राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन का ये राइट है। ये यहाँ पे फ्रीडम हमें मिलता है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, बट सर्टन लिमिट्स भी हैं। ऐसा नहीं कि किसी को गाली देना शुरू करते, बट एक्सप्रेस कर सकते हैं हम अपने आप को, हम बोल सकते हैं, हमारी बोली पे कोई रोक नहीं लगा सकता। असेंबली हम कर सकते हैं, पीसफुल असेंबली, लेकिन ऐसा नहीं कि हथियार लेके खड़े हो गए असेंबली, तो ऐसा नहीं, पीसफुल असेंबली हम लोग कर सकते हैं। एसोसिएशन बना सकते हैं हम लोग, भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, हम लोग कहीं भी रिजाइड कर सकते हैं, भारत में कहीं भी रह सकते हैं, और कोई भी प्रोफेशन हम लोग चुन सकते हैं, ऐसा आर्टिकल 19 कहता है, और एज ए सिटीजन हमें ये मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो कि आर्टिकल 29 एंड 30 में इंश्योर होता है। तो कुछ कल्चरल राइट्स हैं जो कि आर्टिकल 29 में है, एंड कुछ एजुकेशनल राइट्स हैं जो आर्टिकल 30 में है। ये भी हमें एज ए सिटीजन मिलता है। फर्दर इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स वाले क्लास में। नेक्स्ट है राइट टू वोट इन इलेक्शन टू लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो एज ए सिटीजन हम लोग वोट कर सकते हैं लोकसभा के चुनाव में एंड स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में। दोनों चुनाव में हमें पूरा राइट है कि हम लोग वोट कर सकते हैं। जिस भी स्टेट से हम लोग हैं, उस स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में हम वोटिंग कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप सपोज आप राजस्थान से हैं, और सपोज कोई वेस्ट बंगाल से है, कोई बिहार से है, वो पर्टिकुलर बंदा वहाँ के इलेक्शन कमीशन में, वहाँ की वोटिंग रोल में अपना नाम दर्ज करा सकता है एज ए स्टेट में रहने वाले व्यक्ति के तौर पे, और उस पर्टिकुलर एरिया में वो वोटिंग कर सकता है। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं, वहाँ पे हम लोग वोटिंग कर सकते हैं। ऐसे ही जब लोकसभा का चुनाव हर 5 साल में होता है, तो हमारे पास राइट है एज ए सिटीजन कि हम वोटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइट टू कॉन्टेस्ट फॉर मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट। तो एमपी का जो इलेक्शन होता है, उसमें हम लोग कॉन्टेस्ट भी एज ए मेंबर के लिए हम लोग लड़ सकते हैं, उसमें इलेक्शन हम लोग लड़ सकते हैं, हमारा पूरा राइट होता है एज ए सिटीजन। एंड स्टेट लेजिस्लेचर में भी एज ए जो एमएलए होते हैं, उनके लिए भी हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं। तो नॉट ओनली वोटिंग, हम लोग पोस्ट के लिए भी हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एज ए सिटीजन राइट है। नेक्स्ट, एलिजिबल टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिसेस ऑल्सो, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफ स्टेट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। इनका मतलब समझिए, ये पोस्ट ऐसा नहीं है कि सैक्रोसेंट है, कुछ ही लोगों के लिए ही लिमिटेड है, नहीं। एज ए सिटीजन आप चाहे किसी भी रेस से, किसी भी रिलीजन से, किसी भी कास्ट से, कुछ भी कहीं से भी हों, एज ए सिटीजन आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि आप लोग यहाँ पे और कोई भी, इनफैक्ट मैं आप कोई भी या फिर जो भी इस वीडियो को देख रहा है कोई भी, हर बंदा एलिजिबल है एज ए सिटीजन इन पोस्ट पे, इन पोस्ट को पूरा करने के लिए। जैसे प्रेसिडेंट कोई भी बन सकता है, वाइस प्रेसिडेंट कोई भी बन सकता है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कोई भी बन सकता है। लेकिन अब जो मतलब इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, इसके लिए जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कुछ ना करें और कहें कि मुझे प्रेसिडेंट बनना है, ऐसे नहीं होता है। बट ये सैक्रोसेंट नहीं है, ये मतलब ये पोस्ट जो है ये ओपन है सबके लिए, कोई भी ऐसा इसमें बाउंडेशन नहीं है, कोई भी इन पोस्ट को ऑक्युपाई कर सकता है। Then along with above rights, the citizens also owe certain duties। तो हमारे पास इन राइट्स के अलावा कुछ ड्यूटीज़ भी है जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं हम लोग। और आर्टिकल 51A एक ही आर्टिकल है इससे रिलेटेड, और इसमें बेसिकली 42वें संशोधन के द्वारा संविधान का संशोधन करके ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड किया गया था ड्यूरिंग इमरजेंसी, और इसको हटाया नहीं गया। तो हमें हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं नेशन को लेकर, इंडियन स्टेट को लेकर। तो क्या क्या ड्यूटीज़ है, जैसे कि हमें टैक्स पे करना चाहिए, ठीक है। रिस्पेक्टिंग द नेशनल फ्लैग, हम नेशनल फ्लैग जो हमारा तिरंगा है उसका रिस्पेक्ट हमें करना है। नेशनल एंथम का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। बीच में ये आया था कि जब मूवीज़ वगैरह में, जब सिनेमा हॉल में नेशनल एंथम बजता है तो सभी खड़े होते हैं। आज भी लोग एज ए मतलब ड्यूटी की तरह देखते हैं, खड़े होते हैं, तो रेस्पेक्ट दिखाते हैं नेशनल एंथम की तरह। हालांकि इसमें कई सारे विवाद भी हुए थे कि भाई ये खड़ा करना ज़रूरी है क्या। ये सारी चीज़ें इंटरनल होती हैं, आप ज़बरदस्ती करके किसी को खड़ा नहीं करना चाहिए। नेशनल एंथम एक रिस्पेक्ट है, बंदा कैसे भी रिस्पेक्ट कर सकता है। तो इस पे हालांकि बहुत सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट भी आई थी, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग एनीवे। बट मैं फील करता हूँ कि अगर किसी नेशन में आप रह रहे हो, किसी नेशन के राइट्स आप एंजॉय कर रहे हो, तो डेफिनेटली यू शुड ओ सम ड्यूटीज़ एंड यू शुड डिस्चार्ज योर ड्यूटीज़ प्रॉपरली। आपको बेसिकली ड्यूटीज़ करनी चाहिए प्रॉपरली, जैसे कि नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना, नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करना, डिफेंडिंग द कंट्री एंड सो ऑन। मान लीजिए कुछ हो जाता है कंट्री पे, कोई आँच आती है, तो यू शुड बी एबल टू डिफेंड आवर कंट्री एज ए सिटीजन ऑल्सो। तो ये सारे कुछ राइट्स हैं हमारे और कुछ ड्यूटीज़ हैं जो लास्ट में मैंने बताया, ये एज ए सिटीजन है। देन इंडिया का जो सिटीजन है वो बेसिकली कई तरीके से मिल सकता है। एक तो बाय बर्थ मिलता है, एज वेल एज नेचुरलाइज्ड सिटीजन्स भी मिलता है। एंड ये जो बाय बर्थ एंड नेचुरलाइज्ड सिटीजन होते हैं, ये दो एलिजिबल होते हैं फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। बट यूएसए में क्या है कि ओनली सिटीजन जो बाय बर्थ होता है वही अलाउ किया जाता है उस पोस्ट को ऑक्युपाई करने के लिए, जो कि पोस्ट है प्रेसिडेंट का। तो इंडिया में देखिए यूएसए से कंपैरिजन कीजिएगा तो हमारे यहाँ जो बाय बर्थ है जो सिटीजन, या फिर जिसको नेचुरलाइज किया गया है, मतलब उसको ऑन एप्लीकेशन उसको नेचुरलाइज मतलब उसको सिटीजनशिप दिया गया है भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा, वो दोनों एलिजिबल होते हैं प्रेसिडेंट बनने के। लेकिन यूएसए में क्या है कि जो व्यक्ति पैदा होता है यूएसए में वही यूएसए का प्रेसिडेंट बन सकता है। बाकी वहाँ पे किसी ने सिटीजनशिप दूसरे तरीके से नेचुरलाइज तरीके से लिया है, उसको ये पोस्ट ऑक्युपाई नहीं करने दिया जाता है। तो हमारा ये बेसिकली, इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि ये हमारी खूबी है, ये हमारा बड़प्पन है कि हमने नॉट ओनली बाय बर्थ सिटीजन, हमने जो जिन सिटीजन को नेचुरलाइज किया है उनको भी हमने राइट दिया है कि आप प्रेसिडेंट का पोस्ट ऑक्युपाई कर सकते हैं। और ये इस देश की महानता है, दिस इज़ द ग्रेटनेस ऑफ आवर कंट्री एंड डेफिनेटली है, और इस पर हमें प्राउड होना चाहिए। एनीवे आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न देख लेते हैं। किन कॉन्स्टिट्यूशनल, इसमें बेसिकली आर्टिकल्स की चर्चा करेंगे जिनमें क्लियर कट गाइडलाइंस है सिटीजनशिप से रिलेटेड हुए। तो आर्टिकल 5 से 11 तक बेसिकली सिटीजनशिप से रिलेटेड ये सारे आर्टिकल्स हैं, 5 से लेकर 11 तक, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये सारे आर्टिकल जो है सिटीजनशिप से रिलेटेड है, और इनको रखा गया है पार्ट 2 में। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे पार्ट हैं और बहुत सारी आर्टिकल्स हैं, और कुछ इसमें शेड्यूल्स भी हैं।
तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल का डिवीजन है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसे डिवाइड किया गया है। तो हर मुद्दे को अलग अलग पार्ट में रखा जाता है। ब्रॉडर मुद्दे को जैसे सिटीजनशिप को रखा गया है पार्ट 2 में, एंड आर्टिकल डील करता है 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन में आते हैं कि सिटीजनशिप को किस पार्ट में रखा जाता है, तो आपको आंसर करना है ऑलवेज पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या है, टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है वो पार्ट 1 में है। पार्ट 2 में है सिटीजनशिप, और पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट, और पार्ट 4 में है बेसिकली स्टेट पॉलिसी जो है वो सब, नीति निर्देशक तत्व जो है वो सब है पार्ट 4 में। तो ऐसे करके पार्ट वाइज डिवाइड किया गया है, और इसमें सबको मतलब अलग अलग मुद्दे को अलग अलग तरीके से डाला गया है। तो पार्ट 2 में आपको याद रखना है सिटीजनशिप है। आगे बढ़ते हैं। नीदर एनी परमानेंट फॉर एनी इलेबोरेट नॉर एनी इलेबोरेट फॉर प्रोविजन। तो हमारा जो प्रोविजन है बेसिकली जो सिटीजनशिप से रिलेटेड है वो बेसिकली परमानेंट नहीं है, एलेबोरेट प्रोविजन नहीं है। ये ओनली आइडेंटिफाई करता है पर्सन्स हु बिकम सिटीजन्स ऑफ इंडिया एट द कमेंसमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस किया था 26 जनवरी 1950 को। तो उस समय के जो सिटीजन्स थे हमारी कंट्री के, उन्हीं के लिए ये सारी प्रोविजंस थी। लेकिन अब हुआ क्या, बाद में कई सारे सिटीजन्स को हमें एडमिट करना था। इसके वजह से हमें बेसिकली एक एक्ट बनाना पड़ा था, पार्लियामेंट को एक एक्ट इनैक्ट करना पड़ा था। उसका नाम है सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो हमारे पार्लियामेंट को पावर है कि वो सिटीजनशिप से रिलेटेड एक्ट बना सकती है या फिर अमेंड कर सकती है जो भी एक्ट है। जैसे कि सिटीजनशिप एक्ट है 1955 में बना था ये एक्ट, और इसको अमेंड बहुत बार किया गया है। इसको 1957 में अमेंड किया है, 1960 में अमेंड किया गया है, 1985, 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015 में भी इनको अमेंड किया गया है। इस एक्ट को अमेंड किया गया है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सिटीजन्स को एडमिट करना होता है और सिटीजनशिप देनी होती है कई सारे लोगों को। तो इस हर अमेंडमेंट का अलग अलग एक प्रोविज़न है, उन सबको हम जानेंगे डिटेल में, डोंट वरी। तो 4 कैटेगरीज में कमेंसमेंट किया गया था जब हमारे सिटीजनशिप का कमेंसमेंट हुआ था। तो उस समय 4 कैटेगरीज थी। बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को आया था, तो उस समय 4 कैटेगरीज थी हमारे सिटीजनशिप के लिए। वो देख लेते हैं क्या क्या है। एक तो डोमिसाइल इन इंडिया एंड ऑल्सो फुलफिल्ड एनी वन ऑफ द 3 कंडीशन। वो 3 कंडीशन क्या है, देखिए सिटीजनशिप उसको दिया जा रहा था उस समय जब 26 जनवरी 1950 को, जो कोई व्यक्ति डोमिसाइल होगा इंडिया में और 3 क्राइटेरिया में से कोई भी एक क्राइटेरिया पूरा कर रहा होगा। वो 3 क्राइटेरिया क्या था, सबसे पहला था इफ़ ही वाज बोर्न इन इंडिया, अगर वो इंडिया में पैदा हुआ है। दूसरा क्राइटेरिया ये था कि इफ़ ईदर ऑफ द हिज पेरेंट्स वाज बोर्न इन इंडिया, तो या तो उसके माता यहाँ पे इंडिया में पैदा हुई हो या तो उसका पिता यहाँ पे इंडिया में पैदा हो। तो ऐसा व्यक्ति जो रह रहा है भारत में उसको सिटीजनशिप दिया जा रहा था उस समय। और नेक्स्ट था इफ़ ही हैज़ बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 5 years इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये है आर्टिकल 5, इन सबको मिला के आर्टिकल 5 बनता है। तो देखिए इस बात को फिर से समझिए, कोई व्यक्ति अगर उस समय इंडिया में रह रहा है डोमिसाइल इन इंडिया, उसको सिटीजनशिप देना है, तो उसके लिए इन 3 क्राइटेरिया में से एक क्राइटेरिया को उसको पूरा करना है। या तो वो खुद ही इंडिया में पैदा हुआ है, ठीक है, या तो उसके माता पिता में से कोई भी एक इंडिया में पैदा हुआ हो, या तो वो एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो इंडिया में और इंडिया में रह रहा हो 5 साल बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले से वो इंडिया में रह रहा है, तब भी उसको सिटीजनशिप दिया जा सकता था, आर्टिकल जा सकता है। आर्टिकल 5 ऐसा कहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिकल 6 है ये। देखिए अगर कोई माइग्रेट किया है इंडिया में फ्रॉम पाकिस्तान and became an Indian citizen if he or either of his parents or any of his grandparents was born in undivided India। जब भारत का डिवीज़न नहीं हुआ था, भारत का डिवीज़न कब हुआ था, जब हम लोग आज़ाद हुए थे। तो आज़ादी हमें मिली थी पार्टीशन के साथ, मतलब हम इंडियन डोमिनियन और पाकिस्तान डोमिनियन में बट गए थे। तो ऐसा कहा जा रहा था कि इसमें आर्टिकल 6 में कहा जा रहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया में आया है और उसका कोई भी एक पेरेंट या फिर ग्रैंड पेरेंट, ठीक है, इंडिया में अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे एंड ऑल्सो फुलफिल एनी वन ऑफ द 2 कंडीशन। अब ये देखो, अब
बाकी दो कंडीशन क्या है, इन केस ही माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर जुलाई 1948, he had been ordinary resident India since the date of his migration, or in case he migrated to India or on or after July 1948, he had been registered as a citizen of India, but a person could be so registered only if he had been resident in India for 6 months preceding the date of his application for registration, आर्टिकल 6। तो देखिए आर्टिकल 6 है ये। तो बेसिकली ऊपर का बात तो मैंने बता दिया कि कोई बंदा अगर मान लो माइग्रेट हुआ है पाकिस्तान से और उसका कोई भी माता या पिता या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से उसके ग्रैंडपा या ग्रैंड मॉम, इन दोनों में से कोई भी एक रह रहा होगा, अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ होगा, ठीक है, तो उसे मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए भी दो कंडीशन और है जिनमें से एक को पूरा करना पड़ेगा। अगर वो इंडिया में आया है बिफोर 19 जुलाई 1948 तो उसको बेसिकली इंडिया में रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिया में रह रहा है और 6 महीने तक रह चुका है तो वो अप्लाई कर सकता है। दूसरा कंडीशन ये था कि ही माइग्रेटेड टू इंडिया आफ्टर जुलाई 1948, ही हैड बीन रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, और इंडिया में एज ए रजिस्टर कर लिया उसने सिटीजन ऑफ इंडिया, बट इसके लिए भी 6 महीने की ज़रूरत होनी चाहिए एप्लीकेशन डालने से पहले, तब भी इसको सिटीजनशिप मिल जाएगा, ऐसा कहता है आर्टिकल 6। नेक्स्ट आर्टिकल 7, मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो माइग्रेट किया है पाकिस्तान से इंडिया में आफ्टर मार्च 1 1947, ठीक है, मार्च 1 1947 देख लीजिए, ये आज़ादी से पहले की बात है, ठीक है। माइग्रेटेड टू इंडिया टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया आफ्टर, मतलब पाकिस्तान में चला गया है, माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया आफ्टर मार्च 1 1947 बट लेटर रिटर्न टू इंडिया, बट बाद में वो रिटर्न कर गया इंडिया में फॉर रिसेटलमेंट, कुड बिकम एन इंडियन सिटीजन। तो ये भी एक क्राइटेरिया है। फॉर दिस ही हैड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 6 मंथ्स, ये क्राइटेरिया है प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, ये आर्टिकल 7 है। तो एक और आर्टिकल है इससे रिलेटेड, आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 कहता है कि कोई भी व्यक्ति, ए पर्सन हु और एनी ऑफ हुज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया बट हु इज़ ऑर्डिनरी रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, मतलब उसके पेरेंट या फिर ग्रैंड पेरेंट कोई भी अनडिवाइडेड इंडिया में था, पैदा हुआ था, बट ये व्यक्ति, जो व्यक्ति की बात कर रहा है, ये ऑर्डिनरी किसी दूसरे कंट्री में रह रहा है, shall become an Indian citizen if he has been registered as a citizen of India by the diplomatic or consular representative of India। तो जिस भी कंट्री में रह रहा है वहाँ पर डिप्लोमेटिक या फिर कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव तो होंगे ही, बिकॉज हर कंट्री में हर कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव रहता है, डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव। तो अगर वहाँ पे इसने एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया रजिस्ट्री कराया है इन द कंट्री ऑफ हिज रेसिडेंस, तो उसको भी बेसिकली मिल जाएगा सिटीजनशिप, and whether before or after the commencement of constitution, thus this provision cover the overseas Indians who may want to acquire Indian citizenship। आर्टिकल 8 कहता है कोई दूसरे कंट्री में रह रहा है, भारतीय व्यक्ति है जिसके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी यहाँ पे इंडिया में बॉर्न हुआ था, ठीक है, और बट ये व्यक्ति बाहर रह रहा है, तो वहाँ की जो कंसुलर एजेंसी है, हमारे डिप्लोमेटिक जो एजेंसी है भारत की, वहाँ पे जाकर रजिस्ट्री कराएगा तो इसको मिल जाएगा भारतीय सिटीजनशिप, ऐसा आर्टिकल 8 कहता है। नेक्स्ट देखते हैं अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कुछ और भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं सिटीजनशिप से रिलेटेड, तो इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, नो पर्सन शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया और बी डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही हैज़ वॉलंटरली अक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट, आर्टिकल 9 कहता है। तो कह रहा है, ये क्लियर बात कह रहा है कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी इंडिया का व्यक्ति हो, कोई या फिर कोई भी व्यक्ति हो, कहीं का भी हो, अगर उसने कहीं भी दूसरी कंट्री का सिटीजनशिप ले रखा है और वो चाहता है कि इंडिया का भी सिटीजनशिप ले लूँ बिना उसको त्यागे, तो उसको सिटीजनशिप नहीं दिया जा सकता है। क्लियर बात है, आर्टिकल 9 में कहा जा रहा है। नेक्स्ट है, every person who is or is deemed to be a citizen of India shall continue to be such citizen subject to provisions of any law made by parliament। तो कहा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो इंडिया का सिटीजनशिप है, जिसको मिला हुआ है ऑलरेडी, वो सिटीजनशिप उसका चलता रहेगा, बट सब्जेक्ट टू, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बट अगर मान लो कोई लॉ लाकर, कोई एक्ट लाकर, कोई लॉ बनाकर पार्लियामेंट अगर चाहे
तो किसी का भी सिटीजनशिप ख़त्म कर सकती है। ये पावर पार्लियामेंट को दिया गया है आर्टिकल 10 के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को ये पावर दिया गया है। तब तक किसी व्यक्ति का सिटीजनशिप सिक्योर है जब तक पार्लियामेंट चाहती है। पार्लियामेंट के पास ये प्रोविज़न है कि लॉ बनाकर वो सिटीजनशिप को ख़त्म भी कर सकती है। ये क्लियर कट कहा गया है आर्टिकल 10 में। तो यहाँ पे पार्लियामेंट को सिटीजनशिप से रिलेटेड ज़्यादा पावर है, इस बात को समझो, और कई बार इसको यूटिलाइज भी किया गया है। नेक्स्ट, आर्टिकल 11 क्या कहता है? पार्लियामेंट शैल हैव द पावर टू मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड ऑल अदर मैटर्स रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। अगेन ये भी वही बात कह रहा है, कि पार्लियामेंट को अगेन इतना पावर दिया गया है कि किसी भी प्रोविजन रिलेटेड टू एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, इसमें कोई भी लॉ बनाकर ये सिटीजनशिप को अमेंड कर सकता है। ये आर्टिकल 11 कहता है। अगेन यहाँ पे दिखाता है 10-11 दोनों दिखा रहा है कि पार्लियामेंट को बहुत ज़्यादा पावर है रिलेटेड टू सिटीजनशिप के प्रोविजन से। अब देखिए, अब बात करेंगे इस एक्ट की जो कि 1955 में आई थी, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में थोड़ा डिस्कस करना ज़रूरी है, इसको डिस्कस करते हैं। तो ये प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स फॉर एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, कमेंसमेंट के समय वो 4 प्रोविजन थे, लेकिन उसके बाद क्या होना था कि इसके बाद भी कई बार एक्विजिशन की ज़रूरत पड़ी, मतलब सिटीजन और से लोगों को सिटीजनशिप देने की ज़रूरत पड़ी, या फिर कुछ लोगों की सिटीजनशिप ख़त्म करने की ज़रूरत पड़ी। तो इसके लिए एक सिटीजनशिप एक्ट बनाया पार्लियामेंट ने 1955 में, एक एक्ट बनाया, और बेसिकली यहाँ पे इसी से रिलेटेड ये एक्ट है कि एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके लिए ये एक्ट है। तो ओरिजिनली बात करें तो कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप भी था इसमें। बेसिकली हमारी कंट्री में कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप का भी प्रावधान था, जिसको ख़त्म कर दिया गया 2003 में। हमारी कंट्री में कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप का भी प्रावधान था, जिसको ख़त्म कर दिया 2003 में। तो ये एक ऑब्जेक्टिव कई बार आता है। नेक्स्ट है एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। कैसे कोई एक्विजिशन ले सकता है, हमारी मतलब सिटीजनशिप कैसे एक्वायर कर सकता है, कैसे भारतीय सिटीजनशिप लिया जा सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो 5 तरीके हैं जिसके द्वारा भारतीय सिटीजनशिप लिया जा सकता है। एक तो बाई बर्थ, दूसरा बाई डिसेंट, तीसरा बाई रजिस्ट्रेशन, चौथा बाई नेचुरलाइजेशन एंड 5वां बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। सबके अलग अलग मीनिंग है, जिसको मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो बाई बर्थ कैसे मिलेगा? मान लीजिए कोई व्यक्ति इंडिया में बॉर्न होता है, भारत में पैदा होता है ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 को, बट बिफोर 1 जुलाई 1987 को वो पैदा हुआ है, इस डेट के बीच में, ठीक है। इर्रेस्पेक्टिव नेशनैलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स, चाहे उसके पेरेंट्स कहीं के भी हैं, कोई इटली का आके इंडिया में मान लो रह रहा है और इंडिया में वो व्यक्ति पैदा हो गया इस डेट के बीच में, तो उसको सिटीजनशिप दे दिया जाएगा उस व्यक्ति को जो पैदा हुआ इंडिया में, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स। वो पेरेंट्स कहीं के भी हो, उस व्यक्ति को राइट है कि वो इंडिया का एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप ले सकता है, सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकता है। नेक्स्ट क्या है? बॉर्न इन इंडिया, कोई ऐसा व्यक्ति है, इसी में बाई बर्थ वाले में ही चल रहा है। बॉर्न इन इंडिया, कोई वाला व्यक्ति बॉर्न होता है इंडिया में, पैदा होता है आफ्टर 1 जुलाई 1987, ठीक है, 1 जुलाई 1987 के बाद पैदा होता है, और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स सिटीजन्स ऑफ इंडिया होते हैं, उसके माता या पिता में से कोई भी व्यक्ति इंडिया का सिटीजनशिप है, इंडिया का सिटीजन है वो एट द टाइम ऑफ इस बंदे के बर्थ के समय। तो अब मतलब ये डेट, इस डेट के बाद की बात है, तब भी इस बंदे को सिटीजनशिप मिल जाएगा, भारतीय सिटीजनशिप मिल जाएगा। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति 1 जुलाई 1987 के बाद इंडिया में पैदा होता है और उसके माता या पिता में से दोनों में से कोई एक भारतीय सिटीजनशिप ले रखा है उस समय, इसके पैदा होने के समय, तो इसके भी पूरे राइट है कि इसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अगर ये बर्थ नहीं चल रहा है, नेक्स्ट कोई व्यक्ति इंडिया में पैदा होता है आफ्टर, नेक्स्ट देखते हैं, कोई व्यक्ति पैदा होता है इंडिया में आफ्टर 3 दिसंबर 2004 एंड उसके दोनों पेरेंट्स इंडिया के सिटीजनशिप हैं इसके बर्थ के समय, और वन ऑफ हुज पेरेंट्स इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया
एंड द अदर इज नॉट ए इलीगल माइग्रेंट एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ। तो इसमें देखिए फिर चेंज कर दिया थोड़ा सा। अगर कोई व्यक्ति इंडिया में पैदा होता है आफ्टर 3 दिसंबर 2004 और उसके माता या पिता दोनों भारतीय अगर मान लीजिए हैं उस समय, तो इसको सिटीजनशिप मिल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए एक और केस है कि अगर उसका एक माता या पिता कोई भी एक पेरेंट इंडियन है, सिटीजनशिप मिला है उसको ऑलरेडी, और दूसरा पेरेंट जो है वो माता या पिता जो भी हो वो पेरेंट इलीगल माइग्रेंट नहीं है हमारे कंट्री में, तब भी इस बंदे को सिटीजनशिप मिल जाएगा। मतलब लीगली आया है, वो इलीगल माइग्रेंट नहीं है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स। अगर भारतीय देखिए भारत में कई सारे कंट्री के डिप्लोमेट्स रहते हैं, उनकी फैमिली भी रहती है। मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट हुआ और यहीं पे बच्चा पैदा हो गया, मान लीजिए किसी के घर में यहाँ पे पति पत्नी रह रहे हैं जो डिप्लोमेट हैं और उनका बच्चा पैदा हो गया इंडिया में, तो उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। क्लियर है, डिप्लोमेट है, उसको सिटीजनशिप, उसका बच्चा यहाँ पैदा होता है तो उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। क्लियर है। और देखिए इनेमी एलियंस को भी यहाँ पे सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। नो सिटीजनशिप बाई बर्थ। मान लीजिए कोई एनिमी एलियन रह रहा है, उसका बच्चा पैदा हो गया इंडिया में, तो उसको क्या सिटीजनशिप मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो एक तो जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं उनके बच्चे मान लीजिए इंडिया में पैदा हो जाए तो उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। इनेमी एलियन मान लीजिए कोई रह रहा है, उसका बच्चा पैदा हो गया, उसको भी सिटीजनशिप बाई बर्थ नहीं मिलेगा। ये लिमिटेशन है। अगला जो प्रावधान है वो है सिटीजनशिप एक्वायर करने का, वो है बाई डिसेंट। बाई डिसेंट से भी सिटीजनशिप मिलता है। अब इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कोई व्यक्ति इंडिया के बाहर पैदा हुआ है और वो पैदा हुआ है 26 जनवरी 1950 के बाद, बट बिफोर 10 दिसंबर 1992 इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाई डिसेंट इफ हिज फादर वाज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। अब इस समझिए, बात समझिए। मान लीजिए कोई भारतीय व्यक्ति है, ठीक है, जिसका सिटीजनशिप है इंडिया का, वो उसका पेरेंट मतलब वो कोई फैमिली है, मान लीजिए वो हस्बैंड और वाइफ है, वो बाहर गए हुए, आउटसाइड गए हुए, वहाँ पे भी बच्चा हो सकता है, कोई इसमें उसकी बात नहीं है। वहाँ पे बच्चा हो गया मान लो उसको, ठीक है, और बच्चा हो गया, ठीक है, 26 जनवरी 1950 या फिर 10 दिसंबर 1992 के बीच में, तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगा। अगर वो उसका पापा, उसका जो फादर है वो उसका सिटीजनशिप इंडिया का है तो उसको डेफिनेटली सिटीजनशिप बाय डिसेंट मिल जाएगा। अब अगला प्रावधान देखते हैं। ए पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया, ठीक है, ऑन और आफ्टर 10 दिसंबर 1992 इज कंसिडर्ड एज ए सिटीजनशिप ऑफ इंडिया if either of his parents is a citizen of India at the time of his birth। ठीक है, कोई व्यक्ति 10 दिसंबर के बाद, 10 दिसंबर 1992 के बाद किसी भी देश में पैदा होता है, आउटसाइड इंडिया में पैदा होता है, ठीक है, और लेकिन उस समय उसके पैदा होने के समय उसका कोई भी या तो मम्मी या पापा जो भारत का सिटीजनशिप है, तो इस व्यक्ति को भी भारतीय नागरिकता मिल जाएगी बाय डिसेंट। देन फ्रॉम 3 दिसंबर 2004 ऑनवर्ड्स क्या हुआ? 3 दिसंबर 2004 के बाद ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति मान लीजिए कि आउटसाइड इंडिया पैदा होता है, शैल नॉट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट। 2004 के बाद नहीं मिलता है डिसेंट का नागरिकता, डिसेंट के द्वारा नागरिकता नहीं दी जाती है, अनलेस हिज बर्थ इज रजिस्टर्ड एट द इंडियन कंसुलेट विद इन 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ बर्थ और विद द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सेड पीरियड। अब देखिए बात को समझिए। 3 दिसंबर 2004 के बाद कोई व्यक्ति मान लीजिए इंडिया से बाहर पैदा होता है तो उसको डिसेंट से नहीं मिलेगा सिटीजनशिप। इसके लिए उसको रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी इंडियन कंसुलेट में, उस कंट्री में भारतीय जो डिप्लोमेसी है वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा विद इन 1 ईयर ऑफ द डेट। अगर मान लीजिए कि उस व्यक्ति ने इस 1 साल में भी नहीं करवाया रजिस्ट्रेशन अपने बच्चे का, तो होगा क्या? उसको फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट है कि मतलब उसको एप्लीकेशन देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो इस एक्सपायरी जो पीरियड है इसके बियॉन्ड भी इसको बढ़ा के सिटीजनशिप दिया जा सकता है। क्लियर है, बहुत ही क्लियर है। नेक्स्ट है डिसेंट के द्वारा ही अगर कोई माइनर है, माइनर मतलब कि जिस 18 साल से कम है, ठीक है, माइनर बच्चा,
who is a citizen of India by virtue of descent and is also a citizen of any other country shall cease to be a citizen of India if he does not renounce the citizenship or nationality of another country within 6 months of his attaining full age। अब समझिए इस बात को समझिए, कोई माइनर बच्चा है, ठीक है, जो कि इंडिया का सिटीजनशिप है बाई डिसेंट, मतलब कि वो बाई डिसेंट उसको मिल गया है, ठीक है, सिटीजनशिप मिला हुआ है, ऊपर वाले कंडीशन के हिसाब से मिल सकता है, डेफिनेटली मिल सकता है, और वो किसी और कंट्री में रह रहा है और वो बड़ा हो गया और उसने सिटीजनशिप वहाँ का रिनाउंस नहीं किया विद इन 6 मंथ, वो अपना जो फुल एज है वो अटेंड करने के बाद नहीं किया, तो भारतीय सिटीजनशिप उसको उसकी छीन ली जाएगी, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, उसको सीज कर दिया जाएगा। और ये प्रावधान है, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि भारत में एक सिटीजनशिप जिसको मिला हुआ है बाहर का भी सिटीजनशिप लेके वो नहीं रह सकता है, हम नहीं अलाउ करते डुअल सिटीजनशिप, ठीक है। देन बाई रजिस्ट्रेशन अब बात करेंगे, रजिस्ट्रेशन के द्वारा भी सिटीजनशिप लिया जाता है। तो कोई भी व्यक्ति इलीगल अगर माइग्रेंट नहीं है तो उसको राइट है कि वो रजिस्ट्रेशन के द्वारा सिटीजनशिप ले सकता है। वो कैसे? तो देखिए, कोई व्यक्ति है, मान लीजिए एक पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन हु इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 7 years, ठीक है, बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो उसको मिल जाएगा सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। कोई व्यक्ति है इंडियन ओरिजिन का ही है, ठीक है, बट भारत का नागरिक नहीं है, इंडियन ओरिजिन तो है लेकिन कहीं और किसी और देश का नागरिकता लिया हुआ, लेकिन अब फिर से वापस आके वो इंडिया में रह रहा है 7 साल से ऑर्डिनरी रेसिडेंट की तरह इंडिया में रह रहा है। उसके बाद इसने एप्लीकेशन डाल दिया फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप, तो इसको मिल जाएगा सिटीजनशिप, ये गारंटीड है, ठीक है। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति है इंडियन ओरिजिन का है लेकिन भारत की नागरिकता नहीं है। इंडियन ओरिजिन मतलब कि भारतीय मूल का है लेकिन सिटीजनशिप कहीं और का ले रखा है, इसका मतलब यही होता है। और वो इंडिया में ऑर्डिनरी रेसिडेंट कर रहा है, वापस आ गया, मान लीजिए दूसरी कंट्री की नागरिकता छोड़ के वापस आ गया, ऑर्डिनरी इंडिया में रहने लगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन एनी कंट्री, किसी और कंट्री में रह रहा है और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, तो उसको भी मिल सकता है रजिस्ट्रेशन के द्वारा सिटीजनशिप। एक व्यक्ति है कोई हु इज़ मैरिड टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति कहीं का भी हो, एक इंडियन व्यक्ति से शादी कर लेता है, किसी महिला या पुरुष से, एंड इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 7 years, और इंडिया में 7 साल से रह भी रहा है बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। तो इस व्यक्ति को भी, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, भारतीय सिटीजन के साथ शादी किया है तो इसको भी, और 7 साल से रह रहा है तो इसको भी रजिस्ट्रेशन के द्वारा सिटीजनशिप मिल सकता है। कोई भी माइनर चिल्ड्रेन हो ऑफ पर्सन हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया, इसको भी डेफिनेटली रजिस्ट्रेशन के द्वारा मिल जाएगा सिटीजनशिप। ए पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज द सिटीजन ऑफ इंडिया, इसको भी मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन के द्वारा। ए पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स वाज अर्लियर सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जब हम लोग इंडिपेंडेंट हैं तब से वो सिटीजनशिप है, एंड इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 12 months इमीडिएटली बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, इसको भी मिल जाएगा, ठीक है, इसको भी मिल जाएगा सिटीजनशिप। अब इस बात को समझिए, एक कोई व्यक्ति है जो फुल कैपेसिटी में है, ठीक है, और उसका कोई भी पेरेंट, ये व्यक्ति का सिटीजनशिप नहीं है इंडिया का, लेकिन इसके पेरेंट्स, कोई भी माता या पिता को पहले सिटीजनशिप था इंडिपेंडेंट इंडिया में, एंड ये व्यक्ति जो है जिसके पेरेंट्स को था सिटीजनशिप, और ये व्यक्ति वापस आके इंडिया में रह रहा है 12 महीने से बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन, तो इसको भी मिल जाएगा सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। अब अगला है ए पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर फॉर 5 years, ठीक है, and who is ordinarily resident in India for 12 months before making an application for registration, इसको भी मिल जाएगा सिटीजनशिप। तो देखिए यहाँ पे 2 बात है, एक तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, ये क्या है, ये आगे आएगा, ये अगले मतलब जैसे स्लाइड्स में पढ़ेंगे ना, तो इसके बारे में मैंने पढ़ाया है। बेसिकली ये वैसे व्यक्ति हैं जिनको कुछ लिमिटेड राइट्स दिए जाते हैं, ये भारतीय मूल के हैं लेकिन दूसरी कंट्री में सेटल है, वहाँ के सिटीजनशिप को ले रखा है इन्होंने, लेकिन भारत क्या कहता है ऐसे लोगों को टेम्पोररी टाइप का, ये मतलब कुछ लिमिटेड राइट्स देकर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर करके
एक राइट दिया जाता है इनको, कुछ इंडिया में राइट्स मिलते हैं इनको। तो ये लिमिटेड है, मतलब लिमिटेड राइट्स दिए जाते हैं ताकि अपने लोगों से कनेक्टेड रहें हम लोग, उनसे टच में रहें। इसके लिए उनके साथ और भी सारी चीज़ें हमारी बढ़ती रहे, उनको बिल्कुल हम लोग बाइकाट नहीं करना चाहते, तो इनको कुछ राइट्स दे रखे हैं हमने। तो ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको ये कार्ड मिला हुआ है, ठीक है, ऐसा भी कोई व्यक्ति है जो कि बाहरी सिटीजनशिप का ऑलरेडी इसके पास है, लेकिन इसको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर भी मिला हुआ है 5 साल से, एंड ये भारत में आके रह रहा है 12 महीने से, तो इसको भी रजिस्ट्रेशन के द्वारा सिटीजनशिप दिया जा सकता है। ए पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी एन इंडियन ओरिजिन इफ ही or either of his parents was born in undivided India or in such other territory which became part of India after 15th August 1947। तो ये इंडियन ओरिजिन क्या एक्सप्लेनेशन है, किस व्यक्ति को इंडियन ओरिजिन का कहा जा सकता है। तो वैसे व्यक्ति को कहा जा सकता है जिसका कोई भी माता या पिता कोई भी भारत में पैदा हुआ है, ठीक है, आफ्टर 15 अगस्त 1947 को, उसको इंडियन ओरिजिन का माना जा सकता है। ऐसे व्यक्तियों को जिनका रजिस्ट्रेशन के द्वारा जिनको सिटीजनशिप दिया जाता है, इनको ओथ लेना जरूरी है। ओथ ऑफ निष्ठा, जिसे ओथ ऑफ एलिजियंस कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ओथ होता है, इसका एक फॉर्म भी होता है, उसके हिसाब से इनको ओथ लेना जरूरी है, इनको कंपलसरी है ओथ लेना, ठीक है। नेक्स्ट है बाई नेचुरलाइजेशन, कैसे सिटीजनशिप दिया जाता है, बाई नेचुरलाइजेशन, इसको अब थोड़ा सा सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन टू एनी पर्सन नॉट बीइंग एन इलीगल माइग्रेंट। देखिए, कभी भी इलीगल माइग्रेंट को ना रजिस्ट्रेशन के द्वारा सिटीजनशिप दिया जा सकता है, ना नेचुरलाइजेशन के द्वारा, तो ये कंडीशन है। नेक्स्ट है नॉट ए सब्जेक्ट और सिटीजन ऑफ एनी कंट्री वेयर सिटीजन ऑफ इंडिया को मनाही है, वहाँ उस कंट्री में सिटीजनशिप नहीं ले सकते नेचुरलाइजेशन, ऐसे व्यक्ति को इंडिया में भी नेचुरलाइजेशन के द्वारा सिटीजनशिप नहीं दिया जा सकता है। मान लीजिए कोई कंट्री है जहाँ पे नेचुरलाइजेशन के द्वारा भारतीय मूल के लोगों को सिटीजनशिप वहाँ नहीं दिया जाता है, तो उसी कंट्री के लोगों को भारत में भी नेचुरलाइजेशन के द्वारा सिटीजनशिप नहीं दिया जा सकता है, टीट फॉर टैट, ठीक है। नेक्स्ट, सिटीजन ऑफ एनी कंट्री ही अंडरटेक्स टू रिनाउंस द सिटीजनशिप ऑफ दैट कंट्री। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो कि किसी कंट्री का सिटीजन है, मान लीजिए यूएसए में कोई रह रहा है और वहाँ का सिटीजनशिप ले रखा है उसने, ठीक है, और वो वहाँ के सिटीजनशिप को रिनाउंस कर देता है, मतलब त्याग कर देता है, और नेचुरलाइजेशन से चाहता है कि इंडिया का ले सिटीजनशिप, तो उसको दिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, ईदर रिसाइडेड इन इंडिया और बिन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया और पार्टली द वन एंड पार्टली द अदर 12 मंथ के लिए, अगर ऐसा होता है डेट ऑफ एप्लीकेशन से, तो उसको भी दिया जा सकता है। इसको बात को समझिए, कोई व्यक्ति है जो कि इंडिया में है, ठीक है, इंडिया में है और वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहा है, ठीक है, इंडिया में है, इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और पार्टली द वन और पार्टली द अदर, या फिर इंडिया में भी है और सर्विस भी कर रहा है, दोनों पार्ट वाइज है, और उसने एप्लीकेशन डाला है सिटीजनशिप के लिए, और डालने से 12 महीने पहले से वो रह रहा है इंडिया में, तो उसको भी नेचुरलाइजेशन के द्वारा सिटीजनशिप मिल सकता है। कोई व्यक्ति है दैट ड्यूरिंग द 14 ईयर्स इमीडिएटली प्रोसीडिंग द सेड पीरियड ऑफ 12th मंथ ही हैज़ ईदर रिसाइडेड इन इंडिया और बीन इन द सर्विस ऑफ ए गवर्नमेंट इन इंडिया और पार्टली the one or partly the other for periods amounting in the aggregate to not less than 11 years, उसको भी नेचुरलाइजेशन के द्वारा सिटीजनशिप दिया जा सकता है। दैट ही इज़ अ गुड कैरेक्टर। देखिए, अब इन सब के लिए एक अच्छा कैरेक्टर भी होना जरूरी है, नेचुरलाइजेशन के लिए चाहिए तो एडिक्वेट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, ये एडिशनल क्राइटेरिया है, ठीक है। एडिक्वेट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज भी होना चाहिए। 8th शेड्यूल के द्वारा जो 8th शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेजेस हैं, उनका जो नॉलेज है, उनके एडिक्वेट नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। देन इंटेंट, सारे लैंग्वेजेस का नहीं, लेकिन एटलीस्ट 1-2 का नॉलेज तो होना ही चाहिए। इंटेंट्स टू रिसाइड इन इंडिया, कोई व्यक्ति ऐसा है जो रियली चाहता है कि इंडिया में रहे, और टू इंटर इनटू और कंटिन्यू इन सर्विस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच इंडिया इज ए मेंबर और अंडर ए सोसाइटी, कंपनी और बॉडी ऑफ पर्सन एस्टैब्लिश इन इंडिया, ऐसे व्यक्ति को दिया जा सकता है नेचुरलाइजेशन के द्वारा। देन
अगर किसी व्यक्ति ने डिस्टिंग्विश्ड सर्विस दी है टू साइंस, फिलोसफी, आर्ट, लिटरेचर, वर्ल्ड पीस, ह्यूमन प्रोग्रेस, इनके लिए कुछ लिबरल कंडीशन है। मान लीजिए किसी देश के व्यक्ति हैं जिनका कंट्रीब्यूशन साइंस में, फिलोसफी में, आर्ट में, लिटरेचर में, वर्ल्ड पीस में, ह्यूमन प्रोग्रेस में ज़बरदस्त रहा है, तो इनको कुछ लिबरल कंडीशन के द्वारा इनको सिटीजनशिप दिया जा सकता है नेचुरलाइजेशन के द्वारा। अब जानेंगे कि एक जो लास्ट जो सिटीजनशिप देने का जो क्राइटेरिया है वो क्या है। सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 के द्वारा है वो क्या है, तो देखिए ये है बेसिकली इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। जब कोई टेरिटरी को हम लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उसमें भी प्रावधान है कि उस इंडिया कुछ लोगों को उसमें से दे सकती है सिटीजनशिप, कुछ लोगों को छोड़ भी सकती है, ऐसा भी है जिस टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर रहे हैं हम लोग। तो हु एमंग द पीपल ऑफ द टेरिटरी शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भारतीय गवर्नमेंट को राइट है, किसको देना है। स्पेशल प्रोविजन एज टू सिटीजनशिप ऑफ पर्सन्स कवर्ड बाय द असम अकॉर्ड। तो असम अकॉर्ड हुआ था जिसके द्वारा स्पेशल प्रोविजन ऐड किया गया था, ये अमेंडमेंट के द्वारा हुआ था, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985 में आया था ये। तो स्पेशल प्रोविजंस दिया गया था सिटीजनशिप के को भारत असम अकॉर्ड के द्वारा सिटीजनशिप देने के लिए थोड़ा सा स्पेशल प्रोविज़न था। ये जो अमेंडमेंट किया गया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985, उसके द्वारा देख लेते हैं क्या वो स्पेशल प्रोविज़न थे। तो ऑल पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु केम टू असम बिफोर द 1 जनवरी 1966 फ्रॉम बांग्लादेश, देखिए बांग्लादेश से आए हुए लोग आफ्टर बिफोर 1 जनवरी 1966 एंड हु हैव बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन असम, असम की बात हो रही है यहाँ पे, इंडिया की नहीं, असम की, सिंस द डेट ऑफ देयर एंट्री इनटू असम शैल बी डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया एज फ्रॉम द 1 जनवरी 1966। क्लियर कट है ये। दूसरा ये सब असम अकॉर्ड के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट है एवरी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु केम टू असम ऑन और आफ्टर द 1 जनवरी 1966 बट बिफोर द 25 मार्च 1971 फ्रॉम बांग्लादेश। ये बांग्लादेश के लिए था बिकॉज वो एरिया बांग्लादेश से चिपका हुआ, असम का बॉर्डर लगता है बांग्लादेश से। तो बहुत सारे भारतीय मूल के लोग, इंडियन ओरिजिन के लोग बांग्लादेश से भाग के असम में आ गए थे, तो उनको सिटीजनशिप देने के लिए असम अकॉर्ड बनाया गया था और उसी से रिलेटेड ये सब प्रावधान है। तो इसमें 2 डेट है, मतलब ये डेट जो इम्पोर्टेंट है ये 1 जनवरी 1966 इम्पोर्टेंट है। इसके पहले वाले लोगों को तो डेफिनेटली जो आए थे उनको सिटीजनशिप दे दिया, ठीक है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट थे उनको सिटीजनशिप दे दिया। अब जो इसके इस डेट को या इस डेट के बाद जो लोग आए और अप टू 25 मार्च बिफोर 25 मार्च 1977 फ्रॉम बांग्लादेश, उसके लिए क्या है, एंड हु हैज़ बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन असम सिंस द डेट ऑफ एंट्री इनटू असम एंड हु हैज़ बीन डिटेक्टेड टू बी ए फॉरेनर शैल रजिस्टर हिमसेल्फ। रजिस्टर करना पड़ेगा ऐसे लोगों को, ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगा। फॉर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इनको डेफिनेटली सिटीजनशिप दे दिया जा रहा था। और लेकिन इसके लिए ये था कि 10 साल तक, इसके लिए क्राइटेरिया कि 10 साल तक इनको सब राइट मिलेंगे एक्सेप्ट राइट टू वोट। सब कुछ मिलेगा, सारे राइट एक सिटीजन एज ए सिटीजन मिलेगा, लेकिन वोटिंग का राइट इनको नहीं मिलेगा 10 साल तक। 10 साल के बाद वो भी मिल जाएगा, ठीक है। अब लॉस ऑफ सिटीजनशिप क्या होता है, कैसे कोई व्यक्ति अपना सिटीजनशिप है जिसका वो खो सकता है, कैसे लॉस हो सकता है सिटीजनशिप का। तो एक तो इसके लिए 3 तरीके हैं, 3 वेज हैं। क्या क्या है, बाई रिनाउंसिएशन, कोई त्याग ही देता है, बट एक कंडीशन है कि कोई त्यागना भी है किसी को सिटीजनशिप तो वो वार के समय नहीं त्याग कर सकता है। जैसे मान लीजिए भारत पाकिस्तान की लड़ाई छिड़ गई और कोई कहता है कि नहीं मैं भारत का सिटीजनशिप त्यागना चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता है। लड़ाई के समय कोई रिनाउंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप नहीं हो सकता है, ये कायरता का एक्ट माना जाता है और बहुत गलत भी है। लड़ाई के समय आपको देश के साथ रहना चाहिए और आप उस समय देश का सिटीजनशिप छोड़ना चाहें तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देन एवरी माइनर चाइल्ड ऑफ दैट पर्सन ऑल्सो लॉस। मान लीजिए कोई व्यक्ति रिनाउंस करके अपना सिटीजनशिप खो देता है तो साथ में उसके जो माइनर चाइल्ड है उनका भी सिटीजनशिप भारत का खो जाता है, उनको भी छीन लिया जाता है। लेकिन इसमें क्राइटेरिया ये है कि जब वो 18 साल के होते हैं तो वो उनको राइट है कि फिर से अप्लाई करके वो इंडियन सिटीजनशिप को रिज्यूम कर सकते हैं, लेकिन माइनर हैं तो 18 साल तक के लिए छीन लिया जाएगा। दूसरा तरीका जो है वो है बाई टर्मिनेशन।
जब भारतीय सरकार चाहे तो टर्मिनेट कर सकती है सिटीजनशिप को। कैसे? सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने भारत का सिटीजनशिप लिया हुआ है, उसने सिटीजनशिप ले लिया बाहर किसी कंट्री का भी, तो वैसे केस में भारतीय सरकार के पास ये पावर है कि उस व्यक्ति का जो भारतीय नागरिकता है उसको छीन सकती है वो। एंड डज नॉट अप्लाई ड्यूरिंग ए वार इन विच इंडिया इज एंगेज। तो ये भी प्रावधान, जब भारत किसी देश के साथ लड़ाई में है तब ये भी टर्मिनेशन वाला भी प्रावधान अप्लाई नहीं होता है। वो व्यक्ति दूसरे देश का भी सिटीजनशिप लिया होगा तब भी उसका भारत का सिटीजनशिप का नहीं छीना जाएगा। नेक्स्ट है डिप्राइवेशन। डिप्राइवेशन के द्वारा भी सिटीजनशिप जा सकती है। कंपल्सरी टर्मिनेशन होता है जब फ्रॉड से मान लो आपने लिया है सिटीजनशिप, डिसलॉयलिटी दिखाई आपने इस कॉन्स्टिट्यूशन को, अनलॉफुली ट्रेड किया, कम्युनिकेट किया इनेमी कंट्री के साथ ड्यूरिंग वार, भारत किसी देश के साथ लड़ाई लड़ रहा है पाकिस्तान के साथ मान लो, और आपने उसको भारत की जानकारी दे दी, अनलॉफुली कम्युनिकेट कर दिया उसको, तब भी आपका कंपल्सरी आपसे छीन लिया जाएगा सिटीजनशिप, उल्टा कार्रवाई भी होगी। विद इन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन, अगर मान लीजिए आपको सिटीजनशिप मिला है रजिस्ट्रेशन या फिर नेचुरलाइजेशन के द्वारा, और 5 साल तक आपने मान लीजिए आपके ऊपर कोई केस हुआ और आपको जेल हो गया 2 साल के लिए, 5 साल के भीतर ही जब आपने रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप लिया है और इस पीरियड के अंदर ही आपके ऊपर केस हो गया और आप 2 साल के लिए जेल चले गए, तो आपका सिटीजनशिप अगेन छीन लिया जाएगा, डिप्राइव हो जाओगे आप, ठीक है। ऑर्डिनरी रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया फॉर 7 years कंटिन्यूसली, मान लीजिए कोई भारतीय व्यक्ति भारतीय सिटीजनशिप होल्ड करता है और ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाता है भारत के बाहर 7 साल या उससे ज़्यादा, 7 साल तक के लिए वो रेसिडेंट हो गया बाहर, अमेरिका में जाके रह गया, तो भाई उसका ख़त्म कर दिया जाएगा इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है। नेक्स्ट है सिंगल सिटीजनशिप। आप समझेंगे भारत में एक्चुअली हम लोग का जो सिस्टम है सिटीजनशिप का वो सिंगल सिटीजनशिप का है, ठीक है। हमारे यहाँ मतलब ऐसा नहीं है कि सेंटर एक अलग नागरिकता देती है और हर स्टेट एक एक नागरिकता देती है जैसा कि यूएसए में होता है, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ क्या है कि वो चाहे व्यक्ति कहीं का भी हो, चाहे असम का हो, बिहार का हो, यूपी का हो, राजस्थान का हो, केरल का हो, कर्नाटक का हो, कहीं का भी हो इंडिया में, ठीक है, असम का हो, कहीं का भी हो, तो बंगाल का हो, कहीं का भी हो, उसको क्या है, उसको सिंगल ही सिटीजन, वो है भारत का ही नागरिक। ऐसा नहीं कि वो असम का नागरिक उसको कहोगे, लिटरली प्लेस ऑफ बर्थ उसका असम है, ठीक है, लेकिन नागरिक कहाँ का है, वो तो भारत का है। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब ये होता है, ठीक है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फेडरल है, ठीक है, फेडरल टाइप की बहुत सारी प्रावधान है, ठीक है, यूनिटरी भी प्रावधान है बहुत सारी, लेकिन फेडरल की कई सारी प्रावधान है, जैसे कि डुअल पॉलिटी, सेंटर की का जो गवर्नेंस है वो अलग उसके प्रोविजंस हैं, उसके हिसाब से अलग लिस्ट है, उसके हिसाब से उसमें गवर्नेंस होता है। स्टेट्स का अलग प्रावधान है, उसके लिए अलग पॉलिटी का पूरा प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, ठीक है। देन सिंगल सिटीजनशिप फिर भी है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, डुअल पॉलिटी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन सिंगल सिटीजनशिप है। और हमारे जो सिटीजन होते हैं वो एलिजियंस रखते हैं ओनली टू द यूनियन, नॉट टू द स्टेट, ठीक है, ओनली टू द यूनियन। नेक्स्ट डुअल जो सिटीजनशिप होता है उसमें प्रॉब्लम होती है, क्या प्रॉब्लम होती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। डुअल जो सिटीजनशिप होता है वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। होता क्या, कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है बताओ, जैसे यूएसए, वहाँ पे क्या हो सकता है कि एक तो यूएसए का सिटीजनशिप है ओवरऑल, लेकिन वो कैलिफोर्निया मान लो स्टेट का है तो कैलिफोर्निया का भी सिटीजनशिप है। तो होता क्या है कि जो व्यक्ति कैलिफोर्निया का है, कैलिफोर्निया में उसके लिए स्पेशल मान लो प्रोविज़न दे दिया गया, कैलिफोर्निया के राइट अलग हैं, वहाँ के पोस्ट के लिए वही के व्यक्ति ऑक्यूपाई कर सकते हैं उसको। मान लो कोई दूसरे स्टेट से, न्यूयॉर्क से आ गया और कैलिफोर्निया में बस गया, उसको फिर वहाँ के राइट नहीं मिलेंगे, वो सिटीजन तो है न्यूयॉर्क का, तो डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है उस व्यक्ति के साथ कैलिफोर्निया में। तो जो ड्यूअल जो सिटीजनशिप होता है वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन पैदा करता है। वो पब्लिक पोस्ट में हो सकता है, वो फीस में डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, कॉलेज के छोटे छोटे एग्जांपल देके बता रहा हूँ, तो डिस्क्रिमिनेशन पैदा करता है डुअल सिटीजनशिप, आप ये याद रखना। नेक्स्ट है कुछ एग्जेम्पशंस हैं, वो क्या है देख लेते हैं।
सिंगल सिटीजनशिप में कुछ एग्जेम्पशन है, समझो भारत की बात कर रहा हूँ, कुछ एग्जेम्पशंस हैं जहाँ पे डुअल टाइप का क्राइटेरिया आ जाता है। तो उसको एग्जैक्ट डुअल तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ एग्जेम्पशंस दिए गए हैं सिंगल सिटीजनशिप में। जैसे आर्टिकल 16 जो कहता है कि रेसिडेंस शुड नॉट बी क्राइटेरिया फॉर द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कहता है आर्टिकल 16, ऐसा मैंने बताया आपको कि रेसिडेंट एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, ऐसा नहीं है, नहीं होना चाहिए, वहाँ पे क्लियरली बताया गया है। लेकिन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट्स यहाँ पे रेसिडेंट क्राइटेरिया दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। इसी के कारण पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेसिडेंट एक्ट 1957 पास करके नॉन गजेटेड पोस्ट के लिए आंध्रा में, हिमाचल प्रदेश में, मणिपुर में, त्रिपुरा में रेसिडेंस एज ए क्राइटेरिया बनाया गया था नॉन गजेटेड पोस्ट के लिए। याद रखना, ये हमेशा नॉन गजेटेड पोस्ट के लिए था। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेसिडेंस एक्ट 1957, यहाँ ये एक्ट ला के बेसिकली आंध्रा में, हिमाचल प्रदेश में, मणिपुर में, त्रिपुरा में इन्हीं के निवासियों को जॉब दिया गया नॉन गजेटेड पोस्ट में, जो कि सिंगल सिटीजन के अगेंस्ट है, बट एक्सेप्शन दिया गया था। बट ये जो एक्ट था ये एक्सपायर कर गया था 1974 में, लेकिन ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अभी भी चल रहा है। यहाँ पे अभी भी नॉन गजेटेड पोस्ट में कोई बाहरी, मान लो कोई आप यूपी से हो और चाहो कि यहाँ पे जाके नॉन गजेटेड पोस्ट के लिए अप्लाई कर दो, तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन है। देन अंडर आर्टिकल 15 जो प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेसिडेंस, ठीक है। तो ये भी है यहाँ पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ एंड नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेसिडेंस। स्पेशल बेनिफिट और गिव प्रिफरेंसेस, एग्जाम्पल स्टेट में ऑफर कंसेशन इन फीस फॉर एजुकेशन टू इट्स रेसिडेंट। तो देखिए कोई कोई स्टेट ऐसी है जो क्या करती है कि अपने जो वहाँ के लोग हैं, जो रेसिडेंट्स हैं वहाँ के, उनको क्या करती है कि एजुकेशन में फ़ीस का रिलैक्सेशन दे देती है, और वही कोई दूसरा व्यक्ति जाके उस स्टेट में पढ़ाई करना चाहे तो उसको एजुकेशन में कोई रियायत नहीं मिलेगी, कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। तो ये आर्टिकल 15 में भी एक एक्सेप्शन है। देन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस जो कि आर्टिकल 19 में मिलता है, इज सब्जेक्ट टू द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। तो देखिए ऐसा कहा जाता है अंडर आर्टिकल 19 में कि भाई आप फ्रीडम है आपको मूवमेंट का, रेसिडेंट का, आप भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगेन एक एग्जेम्पशन है कि आप ऐसा नहीं कि जाके ट्राइबल एरिया में जाके बस जाएं, रहने लगे और उनके जो कल्चर है, उनके जो एथनिसिटी है उसको बर्बाद कर दें। उसको बचाने के लिए उनके कल्चर, उनके लैंग्वेज, उनके स्क्रिप्ट, उनके सब कुछ, ये सब उनके इन्वायरमेंट को बचाने के लिए ये रिस्ट्रिक्शन है शेड्यूल ट्राइब के। मतलब आप ट्राइबल एरिया में जाके नहीं कह सकते कि मेरे को तो फ्रीडम है अंडर आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस, ये रिस्ट्रिक्शन है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया लाइक दैट ऑफ कनाडा, इंडिया और कनाडा दोनों में सिंगल सिटीजनशिप है। फ्रेटर्निटी एंड यूनिटी के लिए ज़रूरी है ये। सिंगल सिटीजनशिप जो है वो क्या बढ़ाता है, वो फ्रेटर्निटी बढ़ाता है, वो यूनिटी बढ़ाता है, वो देश में बताता है कि देश में बंधुत्व है, कोई व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तो फ्रेटर्निटी इंक्रीज होगी, यूनिटी इंक्रीज होगी, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो मैंने बोला था ना कि कार्ड होल्डर का जो स्कीम आया था, अब जान लेते हैं ये क्या है। ये बेसिकली देखिए सितंबर 2000 में एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी ऑन द इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा क्या है, वैसे व्यक्ति जो भारतीय मूल के हैं लेकिन भारत का सिटीजनशिप नहीं है उनके पास, वो जाके किसी और देश का सिटीजनशिप ले लिया इन्होंने, और लेकिन है वो इंडियन भारतीय मूल के। तो LM सिंघवी इसके चेयरमैन रखे गए, इनके देख रेख में कमेटी, हाई लेवल कमेटी बनी थी, और इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया कि भाई 2002 को, जनवरी 2002 को सबमिट किया था, और अमेंडमेंट ऑफ सिटीजनशिप एक्ट की बात कही थी इन्होंने 1955 की, और ड्यूअल सिटीजनशिप देने की बात की गई पर्सन्स ऑफ द इंडियन ओरिजिन, PIOS, पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन को डुअल सिटीजनशिप देने की बात की गई, एंड बट स्पेसिफाइड कंट्रीज के लिए। और इन्हीं के रिकमेंडेशन पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2003 में, अमेंड कर दिया गया था, और एक्विजिशन ऑफ ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया
का प्रावधान किया गया 16 स्पेसिफाइड कंट्रीज़ के लिए अदर देन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। हमेशा याद रखना, पाकिस्तान और बांग्लादेश को इंक्लूड नहीं किया गया था। इसमें डुअल सिटीजनशिप का प्रावधान है, लेकिन उस टाइप का डुअल सिटीजनशिप नहीं है। लेटर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005 भी आया और इसने इस प्रावधान को और एक्सपेंड किया, और सारी कंट्रियों के लिए इसको इंक्रीज किया। बट ये एक्चुअली उस टाइप का सिटीजनशिप नहीं है, डुअल सिटीजनशिप नहीं है ये इसको, बिकॉज इसमें फुल राइट्स नहीं दिए जाते हैं, कुछ लिमिटेड राइट्स हैं, इसलिए ये डुअल सिटीजनशिप नहीं है। अगेन द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट होता है 2015 में, एंड इसने मॉडिफाई किया ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर बना दिया, और इसने मर्ज कर दिया PIO कार्ड स्कीम और OCI कार्ड स्कीम, इन दोनों को मर्ज करके ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर का प्रोग्राम लाया गया। इसको थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है। तो PIO कार्ड स्कीम जो था वो 19 अगस्त 2002 को आया था, एंड OCI कार्ड स्कीम जो था वो अननेसेसरी, ये दोनों मिलकर अननेसेसरी कन्फ्यूजन पैदा कर रहे थे, और कहीं ना कहीं जो बेसिकली इसके बेनिफिशरी थे वो कन्फ्यूजन में थे कि कुछ प्रावधान PIO कार्ड का है, कुछ प्रावधान OCI कार्ड का है, तो क्यों ना एक बेसिकली स्कीम लाया जाए इन सब के लिए। तो एक स्कीम बेसिकली आ गया था, और वो था रजिस्ट्रेशन ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। तो कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, तो कोई भी व्यक्ति जिसका फुल एज एंड कैपेसिटी में है एंड सिटीजन है वो किसी और कंट्री का, प्लस सिटीजनशिप रहा है वो इंडिया का पहले, कॉन्स्टिट्यूशन जब से बना है तब से, एंड वो एलिजिबल है टू बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया, बिलोंग टू टेरिटरी दैट बिकम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 15 अगस्त 1947, उसको दिया जा सकता है। देन कोई चाइल्ड है या फिर ग्रैंड चाइल्ड है किसी भी, या फिर ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है इन सब सिटीजन्स में से किसी का भी, और बाहर में रह रहा है तो उसको भी ये दिया जा सकता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। कोई माइनर चाइल्ड है या फिर पर्सन मेंशन इन क्लॉज ए में जो ऊपर है, जो सिटीजनशिप एंड अदर कंट्री ये सब, तो उसको भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट है माइनर चाइल्ड है और उसका एंड हुज बोथ और वन ऑफ द पेरेंट्स सिटीजन रहे हैं इंडिया के, तो उसको भी दिया जा सकता है, ठीक है, उसको भी मिल सकता है। देन मान लीजिए कि कोई स्पाउस है ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, और स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर 2 साल से, तो उसको भी दिया जा सकता है। देन सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी अगर ये सेटिस्फाई होती है कि कोई भी स्पेशल सर्कमस्टांस लाके बना के किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे दिया जा सकता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा पावर है कि वो थोड़ा सा रियायत दे सकती है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर में। अब जानते हैं सेल नॉट बी इंटाइटल ऑफ, क्या क्या राइट इनको नहीं मिलेगा जो कि हमारे सिटीजन्स को मिलता है। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर को ये राइट नहीं मिलेंगी। तो सबसे पहला कि राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इनको नहीं मिलेगा। ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए नहीं लड़ सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, रजिस्ट्रेशन एज ए वोटर, वोटिंग भी नहीं कर सकते ये लोग। मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल और द काउंसिल ऑफ ए स्टेट, ये भी इनको नहीं मिल सकता। मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी इनको नहीं मिल सकता है। अपॉइंटमेंट टू द पब्लिक सर्विस एंड पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ यूनियन और एनी अदर स्टेट एक्सेप्ट फॉर अपॉइंटमेंट इन सच सर्विस एंड पोस्ट एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई। ठीक है, अब देखते हैं कि रिनाउंसिएशन ऑफ ओवरसीज कार्ड होल्डर भी कैसे कोई त्याग सकता है। तो कोई डिक्लेयर कर सकता है कि भाई मुझे नहीं चाहिए, तो उससे छीन लिया जाएगा। उसका स्पाउस और माइनर चाइल्ड भी उसका सीज हो जाएगा, जो इंडियन ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड है उनका भी चला जाएगा। कैंसिलेशन भी किया जा सकता है इनका रजिस्ट्रेशन, अगर फ्रॉड से इन्होंने मान लो लिया है, मीन्स ऑफ फ्रॉड, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन या फिर कंसीलमेंट ऑफ एनी मटेरियल फैक्ट, तो भी छीन लिया जाएगा। डिसअफेक्शन दिखाया इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तब भी इनको छीन लिया जाएगा। वार के साथ अगर कोई कंट्री इंगेज है, मान लो इंडिया इंगेज है और अनलॉफुली इन लोगों में से किन्हीं ने भी उस कंट्री को बताया, भारत के भारत के अगेंस्ट बातें बता दी, तो भी इनका ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड छीन लिया जाएगा। और मान लीजिए कि विदिन 5 ईयर्स आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऐसा हो जाता है कि इनको 2 साल का जेल हो जाए, 2 साल या फिर उससे नॉट लेस देन 2 ईयर्स, तब भी इनसे छीन लिया जाएगा, ये कार्ड का प्रोविज़न इनसे छीन लिया जाएगा।
इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में चलेगा, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया ज़रूरी है, फ्रेंडली रिलेशन इंडिया विथ फॉरेन कंट्री को बनाना है, और इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक है, तो तब भी अगर ऐसा कुछ दिक्कत आ रही है इन कार्ड होल्डर की वजह से, तब भी इनका कार्ड होल्ड छीन लिया जाएगा। द मैरिज ऑफ एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, ठीक है, हैज़ बीन डिजॉल्व बाई कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ और अदरवाइज, तब भी छीन लिया जाएगा। देन हैज़ नॉट बीन डिजॉल्व बट ड्यूरिंग द subsistence of such marriage has been solemnized marriage with any other person। तो ये सारे कुछ कंडीशन है जिनके द्वारा कैंसिल कर दिया जा सकता है इनका ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड, और इनके राइट को ख़त्म किया जा सकता है। तो ये सारी बातें थी सिटीजनशिप से रिलेटेड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।